Renegade Immortal, Chapter 586. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। इस लम्हे उसके बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर से धमाकों की आवाजें आईं। वाजे तौर पर उसके बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर कोई चीज पागल हो रही थी। उसने अपना हाथ हिलाया और बैग पर सील्स की तादाद बढ़ा दी। ये करने के बाद उसने सर्द महरी से उस तरफ देखा जहां जू लीगो भागा था और कहा, वापस आओ। उसके ये कहने के बाद वो रिस्ट्रिक्शन जो उसने जू लिगो के जिस्म में छोड़ी थी एक्टिवेट हो गई। जू लिगो की चीख फासले से आई, लेकिन जल्द ही ये चीख मध्यम पड़ गई। वैंगलिन की आंखें और भी सर्द हो गईं। जैसा कि मुझे तवक्को थी, जब तक इस शैतान जू लिगो को उस रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ जाने का यकीन ना होता जो मैंने उस पर इतने साल पहले लगाई थी, वो हरगिज इतना नाफरमान ना होता। वैंगलिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और सिर्फ एक कदम के साथ 1000 फीट का फासला तय कर लिया। अगरचे जू लीगवो किसी नामालूम तरीके से रिस्ट्रिक्शन का मुकाबला करने के काबिल था, लेकिन वो अपने और वैंगलिन के दरमियान ताल्लुक को नहीं काट सकता था। सिर्फ इसी से वैंगलिन उसे पकड़ सकता था। जू लीगवो पूरी रफ्तार से भाग रहा था। वो पहले एक रूह हुआ करता था, लेकिन अब जबकि वो स्वॉर्ड स्पिरिट था, उसकी रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। इस लम्हे खौफ की वजह से वो अपनी पूरी ताकत दिखा रहा था, जब वो भूत की तरह पागलों की तरह भाग रहा था। शैतान, मैंने इतना कुछ किया और फिर भी तुमने मुझे मारने की कोशिश की। क्या मैंने अभी एक छोटी हसीना नहीं ढूंढी जिसे मैं चाहता हूँ? क्या मैंने अभी एक छोटा सा राज नहीं छुपाया? क्या मैंने अभी सेलेस्टियल स्वॉर्ड और लिटिल ब्लैक को लेकर भागने का मौका ढूंढने का फैसला नहीं किया था? जू लिगवो ने एक आ भरी और एहसास किया कि शैतान उसे क्यों मारना चाहता है। लिटिल ब्लैक से मिलने के बाद उसने स्वॉर्ड स्पिरिट्स के जरिए इस्तेमाल होने वाले बहुत से स्पेल्स सीख लिए थे। इसके अलावा लिटिल ब्लैक की मदद से उन दोनों ने वैंगलिन की तरफ से उसके जिस्म में लगाई गई रिस्ट्रिक्शन को ढीला करने के लिए बहुत मेहनत की थी। जू लिगवो बहुत डरपोक था, इसलिए वो हमेशा बहुत मोहतात रहता था। उसने उस लम्हे का इस्तेमाल किया जब वैंगलिन किसी और के साथ बड़ी लड़ाई में था, ताकि अपने अंदर मौजूद सील को ढीला कर सके। इसलिए वैंगलिन ने वाकई नोटिस नहीं किया। असल में वो बहुत मगरूर था, लेकिन उसने वैंगलिन के शक और मंसूबाबंदी को कम समझा और वैंगलिन को अपने झूठ देखने का मौका दिया। अफसोस, अगर मैं जानता कि ऐसा होने वाला है। जू लीगुओ ने अपना सर हिलाया और तेजी से भाग गया। वो बहुत तेज था और जल्द ही वो स्काई डीमन सिटी से फरार होने वाला था। वो शाही महल की तरफ वापस देखने के लिए मुड़ा और संजीदगी का इजहार किया। अलविदा मेरी प्यारी छोटी हसीना, एक दिन मैं वापस आऊंगा और तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये शख्स अब तक सिर्फ अपनी छोटी हसीना के बारे में सोच रहा था और अपने छोटे भाई ब्लैक ब्लेड को मुकम्मल तौर पर भूल गया था। जू लिगवो ने मुड़ने से पहले उदासी की झलक दिखाई और वो भागना जारी रखने वाला था कि अचानक रुक गया। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदला, लेकिन उसने फौरन खुशामद और चापलूसी वाला एक्सप्रेशन दिखाया। मास्टर, आपकी रफ्तार इतनी तेज है, लगता है आपकी कल्टीवेशन में बहुत इजाफा हुआ है। अब वाकई मेरे मास्टर होने के लायक है। मैं वैंगलिन जू लीगुओ से 100 फीट पहले नमूदार हुआ। उसका चेहरा बेरुखी से भरा हुआ था। वैंगलिन ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। जू लीगुओ का जिस्म लर्जा जब उसने जमीन पर घुटने टेके, अपना सीना पीटा और भीख मांगी। मास्टर, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, वाकई गलत था। मैं फिर कभी ऐसा करने की जुर्रत नहीं करूंगा। जैसे ही वो यहाँ पहुंचा, वांग लिन के बैग ऑफ होल्डिंग के गिर्द रेस्ट्रिक्शंस टूट गईं और उसकी इजाजत के बगैर उसमें से एक काली रोशनी बाहर उड़ी। काली रोशनी नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से वांग लिन की तरफ उड़ी। अगर वांग लिन अभी भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर होता, तो उसके लिए इस फासले पर बचना नामुमकिन होता। अब भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के उरूज पर यह आसान नहीं था। लेकिन इस वक्त वांग लिन ने उस काली रोशनी की तरफ देखा भी नहीं। इस बार वो इस काले हाफ मून ब्लेड को मुकम्मल तौर पर काबू कर लेगा। लाइफ सील्स ने तेजी से वांग लिन के जिस्म को घेर लिया, और जब ब्लेड लाइफ सील से टकराया तो धात के टकराने की आवाज आई। काला हाफ मून ब्लेड वापस उछाल दिया गया। वांग लिन ने अपनी उंगली से आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन काला हाफ मून ब्लेड बचने में कामयाब हो गया। फिर उसने एक बार फिर चक्कर लगाया और पागलों की तरह वांग लिन पर हमला किया। इस बार उसका हदफ वांग लिन की भौंहों के दरमियान था। धात के टकराने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी और काला हाफ मून ब्लेड एक बार फिर वापस उछाल दिया गया। इस बार ये इंतहाई गुस्से में लग रहा था जब ये पीछे हटा और दोबारा हमला करने की कोशिश की। ताहम ठीक इसी लम्हे ये अचानक जू लीगुओ की तरफ मुड़ा और ऐसा लगा जैसे वो जू लीगुओ को लेकर भागना चाहता हो। दिलचस्प,
वांग लिन की आंखें रोशन हो गईं। अब जबकि उसके पास लाइफ सील्स इसका मुकाबला कर रहे थे, हाफ मून ब्लेड पहली बार के मुकाबले में निमटने के लिए कहीं ज्यादा आसान था। जैसे ही हाफ मून ब्लेड जू लीगुओ की तरफ उड़ा, वांग लिन ने एक कदम उठाया और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी फौरन उसके पांव को मरकज मानते हुए फैलना शुरू हो गई। सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी फौरन 1000 फीट पर फैल गई, जू लीगुओ के जिस्म के अंदर मौजूद सील के साथ रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए और जू लीगुओ को एक लम्हे के लिए जमने पर मजबूर कर दिया। जू लीगुओ ऐसा लग रहा था जैसे वो वाकई अपने किए पर पछता रहा हो, लेकिन अंदर से वो वांग लिन को जोर जोर से कोस रहा था। ताहम इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उसी वक्त वांग लिन के हाथ ने सील्स बनाई, रेस्ट्रिक्शंस बनाए जो हवा में तैरने लगे। इन रेस्ट्रिक्शंस ने एक बड़ा नामुकम्मल रेस्ट्रिक्शन बनाया। रेस्ट्रिक्शंस के सेट में एक कमी थी और वो गुमशुदा टुकड़ा जू लीगुओ के अंदर था। अगरचे वांग लिन ने उस वक्त रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये अब भी उससे कहीं कमजोर था जो वो अब कर सकता था। अब जबकि रेस्ट्रिक्शंस एक्टिवेट हो चुके थे, जू लीगुओ का जिस्म फौरन बेअख्तियार उसकी तरफ उड़ना शुरू हो गया। हाफ मून ब्लेड बहुत परेशान था और इसे रोकना चाहता था, लेकिन वांग लिन सिर्फ एक कदम में उसके सामने पहुंच गया। उसे बचना पड़ा और इस तरह देर हो गई और जू लीगुओ ने देखा कि वो रेस्ट्रिक्शंस का सेट उसके जिस्म में दाखिल हो गया। उसका जिस्म लर्जा जब उसने चापलूसी भरी मुस्कुराहट दिखाई और भीख मांगी, मास्टर, देखा, अब रेस्ट्रिक्शन भी यहाँ है, तो बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दें, मैं वाकई दोबारा बगावत करने की जुर्रत नहीं करूंगा। वांग लिन ने जू लीगुओ को नजरअंदाज किया और हाफ मून ब्लेड की तरफ हाथ बढ़ाया। हाफ मून ब्लेड दोबारा बचना चाहता था, लेकिन वांग लिन की आंखें सर्द हो गईं और वो चिल्लाया, स्लॉटर एनर्जी। रेनेगेड इमॉर्टल, चैप्टर 587। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। इस लम्हे वांग लिन की भवों के दरमियान से ग्रे गैस की लकीरें बाहर निकलीं। ग्रे गैस की 3000 से ज्यादा लकीरें निकली और हाफ मून ब्लेड को घेर लिया। लेकिन हाफ मून ब्लेड बहुत तेज था। उसने उस लम्हे का फायदा उठाया जब ग्रे गैस अभी करीब आ रही थी, ताकि बाहर निकल सके। ताहम जैसे ही वो आजाद हुआ, वांग लिन उसके सामने नमूदार हुआ और उसे वापस धकेल दिया। वांग लिन ने कहा, जमा हो जाओ। 3000 से ज्यादा स्लॉटर एनर्जी की लकीरें तेजी से एक गोले में जमा हो गईं। गोले के अंदर से टकराओं की आवाजें आईं, लेकिन चाहे हाफ मून ब्लेड ने कुछ भी किया, वो बाहर नहीं निकल सका। वांग लिन ने अब हाफ मून ब्लेड की तरफ नहीं देखा और उसकी सर्द नजर सू ली गो पर पड़ी। सू ली गो का जिस्म कांपा और वो खिसिया कर हंसा। मास्टर, आपका क्या हुक्म है? क्या आप चाहते हैं कि मैं लिटिल ब्लैक को मनाऊं? मैं यकीनन उसे मुस्तकबिल में फर्माबरदार बना दूंगा। वांग लिन ने सू ली गो को देखा और पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें उस स्वॉर्ड स्पिरिट को ढूंढने की इजाजत क्यों नहीं दूंगा? सू ली गो ने तेजी से सर हिलाया और कहा, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। अगरचे उसने ये कहा, लेकिन उसने अपने दिल में सोचा, साफ जाहिर है कि आप मुझे और छोटी हसीना को अलग करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि 80% इम्कान है कि आप खुद छोटी हसीना पर नजर रखे हुए हैं। अफसोस, मैं सू ली गो इतनी कम उम्र में अपनी बीवी को चोरी होते देखने के लिए कितना बदकिस्मत हूँ। स्काई डीमन सिटी में माहिरीन बादलों की तरह आम हैं। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि कोई तुम्हें नोटिस नहीं करेगा? एक बार जब तुम अपनी कमजोर कल्टीवेशन के साथ पकड़े गए, तो तुम्हें सिर्फ पकड़ा जाएगा, तुम्हारी मर्जी मिटा दी जाएगी और उनके खजाने के लिए स्वॉर्ड स्पिरिट बना दिया जाएगा। सू ली गुओ, तुम अब भी नहीं समझते? वांग लिन की आवाज सू ली गुओ के दिल में एक बड़े घंटे की तरह गूंजी। वो चौंक कर हक्का बक्का रह गया। फिर उसने कमजोरी से कहा, ये मैं ढूंढा नहीं जा सकता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वांग लिन की बात सुनने के बाद उसने 80% उस पर यकीन कर लिया। उसने सोचा कि अगर वो किसी और के हाथों पकड़ा गया, तो क्या वो शख्स जायंट डीमन क्लैन एंसेस्टर जितना ही मुतजस्सिस होगा? ताहम अगर मैं छोटी हसीना के मालिक के हाथों पकड़ा गया, तो ये अच्छी बात होगी। फिर मैं और छोटी हसीना साथ होंगे। सू ली गो ने चुपके से ये सोचा, लेकिन उसने वांग लिन से कहने की जुर्रत नहीं की। वांग लिन ने सर्द मेहरी से सू ली गुओ को देखा, जैसे उसने सू ली गुओ के अंदरूनी ख्यालात को देख लिया हो। सू ली गुओ घबराया हुआ था, लेकिन पीछे हटने के बजाय उसने अपनी आंखें चौड़ी की और वांग लिन को देखा। उसने दिल ही दिल में सोचा, इसे कायम रखो और जीत मेरी होगी। मैं जितना ज्यादा घबराया हुआ हूँ, मुझे उतना ही ज्यादा ये अदाकारी बरकरार रखनी होगी। वांग लिन ने आहिस्ता से कहा,
तुमने काले हाफ मून ब्लेड से ब्लेड स्पिरिट से काफी कुछ सीखा है। सूली ग्वो ने अपनी आंखें झपकाईं और बिना हिचकिचाहट के वांग लिन को उन सभी स्वॉर्ड स्पेल्स के बारे में बताया जो उसने सीखे थे, बशमूल ये कि वो अपनी मौजूदगी को कैसे छुपा सकता है, पूरी तरह से सेलेस्टियल स्वॉर्ड के साथ मिल सकता है और पूरी ताकत पर सेलेस्टियल स्वॉर्ड को कई गुना ज्यादा ताकतवर बनाना वगैरह। बात करते हुए उसने चुपके से वांग लिन के मूड का अंदाजा लगाया और बहुत मोहतात रहा। उसने सैकड़ों सालों में इस किस्म का एहसास नहीं किया था, लेकिन अब जब वो इसे दोबारा महसूस कर रहा था तो वो इसे बिल्कुल भी अजनबी नहीं लगा। सूली गो की बात सुनने के बाद वांग लिन ने स्लॉटर एनर्जी से बने गोले की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसके अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब वांग लिन ने छोटे गोले को छुआ तो स्लॉटर एनर्जी की लकीरें उसके जिस्म में वापस आ गईं। जब स्लॉटर एनर्जी की सिर्फ कई सौ लकीरें बाकी रह गईं, तो अचानक ब्लेड एनर्जी की एक लकीर बाहर निकली, लेकिन क्योंकि वो स्लॉटर एनर्जी में उलझी हुई थी, इसलिए उसे धीमा होना मजबूर हुआ। वांगलिन पहले से तैयार था। उसने अपनी उंगलियां दबाईं और ब्लेड एनर्जी फौरन टूट गई। काला हाफ मून ब्लेड उसकी उंगलियों के दरमियान शिद्दत से जद्दोजहद कर रहा था। वांगलिन ने अपना मुंह खोला और हाफ मून ब्लेड पर कुछ ओरिजिन एनर्जी थूकी। फिर उसकी आंखें रोशन हो गईं। उसके पास इसे आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन करने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने सीधा रास्ता इख्तियार किया। उसे परवाह नहीं थी कि अगर वो ब्लेड स्पिरिट को नुकसान पहुंचाएगा, और उसने सीधे अपना ऑरा हाफ मून ब्लेड में नक्श कर लिया। ऐसा करने के बाद उसने अपना दाया हाथ हिलाया और हाफ मून ब्लेड बाहर उड़ गया, एक नाराज ब्लेड हिम छोड़ते हुए। वांग लिन ने सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकाली और उसे सूली गुओ की तरफ फेंक दिया। सूली गुओ ने बहुत सुकून महसूस किया जब उसने खुशी का इजहार किया और तलवार के साथ मिल गया। हाफ मून ब्लेड हवा में तैरता रहा और जब उसने देखा कि सूली गुओ अब खतरे में नहीं है तो वो हिचकिचाया। अगरचे वो वांगलिन को नापसंद करता था, लेकिन आखिर में उसने सूली गुओ की पैरवी की और वांगलिन के पास तैरने लगा। ज्यादा दुरुस्त ये है कि हाफ मून ब्लेड सूली गुओ की पैरवी कर रहा था। सूली गुओ सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर था जब उसने काले हाफ मून ब्लेड को देखा और बहुत फख्र महसूस किया। देखो, शैतान भी लिटिल ब्लैक को काबू नहीं कर सका और मुझे सिर्फ अपनी उंगली लहरानी पड़ी ताकि उसे अपना छोटा भाई बना सकूं। लगता है कि मेरी कशिश इस शैतान से कहीं ज्यादा है। इसके बारे में सोचते हुए उसे बहुत खुशी महसूस हुई और उसने सोचा, चाहे ये शैतान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो इस मामले में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं उससे कहीं ज्यादा लचीला हूँ और हसीनाओं के मामले में मेरी किस्मत बेहतर है। बड़ी हसीना और छोटी हसीना दोनों मेरी है। वो इस मामले में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा कि उसकी कल्टीवेशन लेवल मुझसे थोड़ी ज्यादा है, मैं बाकी हर चीज में उससे बेहतर हूँ। अफसोस, मुझ जैसा शानदार शैतान इस दुनिया में नायाब है। तन्हाई। ज़्यूलिगो अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसे बर्तरी का एहसास भी था। अब उसने सेलेस्टियल सॉर्ड से वोंगलिन को हमदर्दी और फख्र के साथ देखा। वोंगलिन ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और ज़्यूलिगो तेजी से अंदर उड़ा, जिसके पीछे हाफ मून ब्लेड था। जिस लम्हे ज़्यूलिगो बैग ऑफ होल्डिंग में दाखिल हुआ, वो अचानक रुक गया। उसने फासले पर शाही शहर को देखा और सोचा, छोटी हसीना, तुम्हारा भाई ज़्यू वापस आ गया है। मैं अब नहीं जा रहा। अगर मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता तो मैं इस स्काई डीमन सिटी को नहीं छोड़ूंगा। शाही महल के सॉर्ड पवेलियन के अंदर सांप जैसी एम्परर सॉर्ड लर्जी। फिर वो एक लड़की की शक्ल में बदल गई। अपनी नाक सिकोड़ी और वहशियाना अंदाज में कहा, वो कमीना और बेशर्म सॉर्ड बेहतर है कि मुझे दोबारा नजर ना आए। अगर मैंने उसे दोबारा देखा तो चाहे ये एम्परर के हुक्मों के खिलाफ ही क्यों ना हो, मैं तलवार लूंगी और उसे 2 टुकड़ों में काट दूंगी। तलवार और ब्लेड वापस लेने के बाद वोंगलिन होंग सिटी वापस आ गया। दिन गुजर चुका था और अब रात थी जब वोंगलिन मो मैंशन की तरफ उड़ा। उड़ते हुए उसने तेवरी चढ़ाई, रुका और कहा, क्या बात है? इस लंबी सड़क की दूसरी तरफ कई लोग नमूदार हुए। उनमें मर्द और औरतें शामिल थे और वो सब सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर थे। कुछ तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड और लेट स्टेजेस तक भी पहुंच चुके थे। वोंगलिन का एक्सप्रेशन पुरसुकून था जब उसने अपने सामने वाले कल्टिवेटर्स को देखा बिना कुछ बोले। उसे उनसे कोई किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हुआ, बल्कि ताकतवर गम और गुस्सा महसूस हुआ। एक सफ़ेद लिबास वाला आदमी ग्रुप से बाहर निकला। उसके पास रोशन चेहरा था। जब उसने वोंगलिन के सामने हाथ जोड़े और कहा, मैंने प्लानिट टियान यून पर ब्रदर वोंगलिन की शोहरत के बारे में पहले ही सुना है। कुछ दिन पहले डीमन जनरल कॉम्पिटिशन में लड़ाई ने मुझे और दूसरों को आपका बहुत मद्दाह बना दिया।
वोंग लिन ने सबको देखा और कमोबेश जान गया कि वो क्या सोच रहे हैं। इस लम्हे उसने भी हाथ जोड़े और कहा, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। सफेद लिबास वाले आदमी ने एक आह भरी और कहा, मैं जेड सॉर्ड सेक्ट का जूनियर सेक्ट मास्टर हूँ। मुझे जबरदस्ती डीमन जनरल कंपटीशन में शामिल किया गया था। ब्रदर वोंग के कुछ दिन पहले के आमाल मेरे सर पर चोट की तरह थे, जिसने मुझे जगा दिया। इस डीमन स्पिरिट लैंड में हम कल्टीवेटर्स चूंटियों से भी कमतर हैं। डीमन जनरल्स मर नहीं सकते, और डीमन जनरल्स को मारने का मतलब है कि हम उनके साथ मर जाएंगे। इसलिए आखिर में सिर्फ कल्टीवेटर्स ही मर सकते हैं। हम अदाकारों की तरह हैं जो डीमन जनरल्स की तफरीह के लिए तमाशा कर रहे हैं। वोंगलिन ने सोचा और कुछ नहीं कहा। ये डीमन जनरल आउडी का मददगार है। आदमी ने अपने पास वाले शख्स की तरफ इशारा किया। एक दरमियानी उम्र का आदमी जिसने डाओइस्ट रोब पहना हुआ था बाहर निकला, हाथ जोड़े और एहतराम से कहा, साथी कल्टीवेटर वोंग, आउडी की मौत ने मुझे भी जगा दिया है। अगरचे डीमन स्पिरिट लैंड में इनामात अच्छे हैं, लेकिन अगर मेरे पास इससे लुत्फ अंदोज होने के लिए जिंदगी ही न हो तो इसका क्या फायदा। सफेद लिबास वाले आदमी ने एक आह भरी और कहा, हम कल्टीवेटर्स यहाँ डीमन जनरल्स की तफरीह के लिए अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहे। मेरे साथ ये साथी कल्टीवेटर्स सब स्काई डीमन सिटी छोड़ने के लिए तैयार हैं। आज हम यहाँ साथी कल्टीवेटर वोंग को अलविदा कहने आए हैं। अलविदा। इसके साथ उसने एक गहरी सांस ली और आसमान में उड़ गया। उसके पीछे कई कल्टीवेटर्स ने वोंगलिन को अलविदा कहा और उफक पर गायब हो गए। वोंगलिन खामोशी से वहां खड़ा रहा जब उसने देखा कि सब कल्टीवेटर्स कहाँ गए, और उसने खामोशी से सोचा। कल्टीवेटर्स वो लोग थे जो आसमानों के खिलाफ चलते थे और कुदरती तौर पर उनका अपना फख्र था। अगर वो ताकत के लिए झुक गए तो वो अब आसमानों के खिलाफ नहीं जा रहे थे, बल्कि ढल रहे थे। ताहम आसमानों के खिलाफ जाने का अपना मतलब था। जो कल्टीवेटर्स गए थे वो बगावत नहीं, बल्कि बच रहे थे। एक सच्ची बगावत दुनिया से बचना नहीं, किस्मत से बचना नहीं, आसमानों के कवानीन से बचना नहीं, बल्कि इन सब के खिलाफ चलना था। अपने दाव के बगैर कल्टीवेटर्स कल्टीवेटर्स नहीं रहते। वोंगलिन उड़ा नहीं, बल्कि सड़क पर चला। चांदनी में उसका साया बहुत लंबा था। कल्टीवेशन, आसमानों के खिलाफ बगावत, अपना दाव रखना। वोंगलिन सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला। ये सड़क लामहदूद लग रही थी। ना मालूम वक्त के बाद मो मैंशन उसके सामने नमूदार हुआ। मो मैंशन के बाहर लालटेन की रोशनी बहुत हल्की थी। ये अंधेरे में रोशनी के मीनार की तरह थी। वोंगलिन चलते हुए रुका और खामोशी से उसे देखा। अगरचे रोशनी कम थी, लेकिन ये मो मैंशन की पख्ती को रोशन कर सकती थी। रात की हवा ने लालटेन को हिला दिया, और यहाँ तक कि इसके अंदर का शोला भी झिलमिला रहा था। अगरचे मौसम ऐसा था, लालटेन का शोला जिद से जलता रहा। जब वोंगलिन अंधेरे में खामोशी से खड़ा था, उसकी आंखों ने बसीरत की एक झलक दिखाई। ताहम ये अभी भी काफी नहीं थी। उसे लगा कि उसने कुछ पकड़ लिया है, लेकिन पलक झपकने में ऐसा लगा जैसे वहां कुछ भी नहीं था। एक हैरानकुन तब्दीली खामोशी से वोंगलिन के अंदर जड़ पकड़ रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया, और जमीन को ढांपने वाला अंधेरा मशरिक में सूरज तलू होने से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने पर मजबूर हो गया। वोंगलिन की आंखों में अंधेरा कम जवार की तरह पीछे हटा। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे वोंगलिन के जहन में बिजली चमकी, जबकि सितार की मौसीकी उसके सर में गूंजी। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे वो बसीरत के लम्हे तक पहुंच गया हो। क्या सूरज के जरिए कारी रात को साफ करने को बगावत का अमल समझा जा सकता है? ये बगावत की फितरत, असेंडेंट स्टेज हासिल करने की कलीद होगी। वोंगलिन के पास एक धुंधला सा ख्याल था। उसकी समझ बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन इसने जड़ पकड़ ली थी। वोंगलिन की आंखों ने एक पुरअसरार रोशनी जाहिर की। मो मैंशन वापस जाने के बजाय वो झील की तरफ बढ़ा। वो दरिया के किनारे एक बूढ़े साधु की तरह मेडिटेशन करता रहा। अगरचे कोई सितार की मौसीकी नहीं बजाई जा रही थी, उसके कानों में आवाज गूंजती रही। सितार की मौसीकी में कोई जज्बात नहीं है, लेकिन दिल में उदासी की वजह से ये उदास मौसीकी बन जाती है। ये बगावत नहीं है, ये उससे मुख्तलिफ है जो मैंने पहले महसूस किया था। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब मैं सितार की मौसीकी सुनता हूँ तो मैं बगावत का एहसास महसूस कर सकता हूँ। अब दोपहर हो चुकी थी, इसलिए सूरज आसमान की चोटी पर चमक रहा था। कश्तियां पहुंची, और कुछ दिन पहले वाला नौजवान सितार बजाने वाली के पास था। इस बार उसकी नज़र वोंगलिन पर पड़ी जब वो अभी दूर था। जैसे ही सितार की मौसीकी वोंगलिन के कानों में पड़ी, नौजवान औरत के पास खड़ा हुआ, अपना शराब का प्याला पकड़ा और उसे वोंगलिन की तरफ उठाया। वोंगलिन ने शराब का मटका उठाया, उसे हिलाया और एक घूंट लिया। नौजवान ने अपना सर हिलाया जब उसने कश्ती के अगले हिस्से की तरफ इशारा किया। उसने एक भी घूंट नहीं लिया। वोंगलिन हंसा। अगरचे ये नौजवान मामूली लगता था, लेकिन बेफिक्र एहसास देता था। वोंगलिन ने कुछ देर सोचा, फिर दरिया पार किया और कश्ती के अगले हिस्से पर उतरा।
सितार बजाने वाली को खबर नहीं हुई कि कश्ती पर अब एक इजाफी शख्स है। वो उदासी से भरी मौसीकी बजाती रही। नौजवान मुस्कुराया और पूरा प्याला पी गया। फिर उसने अपनी आस्तीनें लहराईं और बैठ गया। वोंगलिन भी बैठ गया और उसने अपने शराब के मटके से पिया। उसने करीब से सितार की मौसीकी सुनी और खामोशी से औरत के जेड जैसे हाथों को देखा। कश्ती के अगले हिस्से पर मौजूद तीनों लोगों में से कोई नहीं बोला। नौजवान ने वोंगलिन को दावत देने के बाद वो सिर्फ मुस्कुराया और वोंगलिन बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि इस सितार की मौसीकी ने उसे पहले ही मुतासिर कर दिया था। कोई और आवाज़ सितार की मौसीकी के मुकाबले में सिर्फ शोर होती। सितार की मौसीकी लामहदूद थी जब कश्ती दरिया में तैरती रही। वैंगलिन ने पूरा दिन कश्ती पर नौजवान के साथ गुजारा। अगर उन दोनों की शराब खत्म हो जाती तो कश्ती से एक मुलाजिम बाहर आता और उनके लिए शराब तैयार करता। दिन आहिस्ता आहिस्ता तारीख हुआ और दरिया के किनारों पर रोशनियां जलने लगीं। कश्तियों से भी रोशनियां आ रही थी। वो काफी खूबसूरत थीं। जब कश्ती वहां वापस आई जहां वैंगलिन पहली बार सवार हुआ था, वो खड़ा हुआ, नौजवान के सामने हाथ जोड़े और जाने ही वाला था। इस लम्हे नौजवान जिसने सारा दिन बात नहीं की थी, आहिस्ता से कहा, भाई लगता है सितार की मौसीकी सुनते हुए मुख्तलिफ समझ रखते हैं। वैंगलिन रुका और कहा, ये मुझे एक पुरानी दोस्त की याद दिलाती है। नौजवान ने प्याले से पिया और कड़वाहट से कहा, कोई हैरत नहीं, जिन्हें कोई फिक्र नहीं होती वो इस सितार की मौसीकी से मुतासिर नहीं होते। लगता है भाई मेरे जैसे ही हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, सितार बजाने वाली औरत लर्जी और सितार की मौसीकी भी उसके साथ लर्जी। नौजवान ने कहा, अगर भाई को कोई काम नहीं है तो क्यों ना हम दोनों सुबह तक लेडी मिंग सुअन की सितार की मौसीकी सुनते हुए पिए। वैंगलिन ने कुछ देर सोचा, फिर उसने नौजवान को देखा और सर हिलाया। ये अच्छा है। नौजवान हल्का सा मुस्कुराया जब उसने एक और प्याला भरा और कहा, मैंने भाई का कई दिनों से मुशाहिदा किया है। अगरचे आप दरिया के किनारे हैं, लेकिन आपका दिल वहां नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ एक राहगीर है। वैंगलिन ने एक घूंट लिया और कहा, मैं सिर्फ एक आम आदमी हूं। अगर मैं राहगीर भी होता तो ये सिर्फ एक वहम था। क्या आप वैसे नहीं हैं? अगरचे आपकी रूह यहाँ है, लेकिन आपका जिस्म कहीं और है। नौजवान ने वैंगलिन को बामायनी नजर से देखा और कहा, घर पर बहुत से बदतमीज मेहमान हैं, वहां बहुत शोर है, इसलिए मेरी रूह कुछ सुकून ढूंढने यहाँ आई। वैंगलिन ने नरमी से कहा, तो आप खानदान वाले आदमी हैं? नौजवान ने पूछा, क्या भाई का कोई घर नहीं है? है, ताहम वो बहुत दूर है, बहुत दूर। प्लैनेट सुजाकू की वादी वैंगलिन के जहन में नमूदार हुई। नौजवान ने पूछा, क्या घर पर कोई और है? कोई नहीं। आप? वैंगलिन ने शराब का मटका उठाया और एक घूंट लिया। मेरी एक भतीजी है, लेकिन वो बहुत शरारती है और हाल ही में उसे एक बुरे गाहक ने परेशान किया है। इस बारे में बात करते हुए नौजवान मुस्कुराया। उन दोनों ने थोड़ी देर बात की, फिर अल्फाज खत्म हो गए। फिर वो बस खामोशी से वहां बैठे रहे। चांदनी में नहाए हुए दोनों ने शराब पीते हुए सितार की मौसीकी सुनी। रात गुजर गई और उफक पर रोशनी की एक झलक नमूदार हुई और आहिस्ता आहिस्ता जमीन को रोशन कर दिया। मिंग सुअन काफी देर पहले आराम करने चली गई थी, लेकिन दोनों आदमी अभी भी बेहरकत कश्ती पर बैठे थे। अगरचे सितार अब नहीं बजाया जा रहा था, सितार की मौसीकी अभी भी उनके कानों में बज रही थी। वैंगलिन ने शराब का मटका उठाया और नौजवान के सामने हाथ जोड़े। उसने फिर एक कदम उठाया और सुबह की धुंध में गायब हो गया। शाही शहर के अंदर डीमन जनरल कंपटीशन का पहला राउंड खत्म हो चुका था। शुरू में सैकड़ों में से सिर्फ 48 डीमन जनरल बाकी रह गए थे। बाकी सब हार गए या एक जीत और एक हार होने की वजह से नाअहल हो गए। इन कई दिनों में जब पहला राउंड हुआ, आउ डी के अलावा और किसी डीमन जनरल को शदीद जख्मे नहीं आए। ताहम कल्टिवेटर्स के दरमियान अमवात और जख्मे बहुत संगीन थे। आखिरकार ये कल्टिवेटर्स के दरमियान कत्ल-गारत थी। जब दालाओ स्वॉर्ड सेक्ट के लोग डीमन जनरल्स के खिलाफ गए तो वो बिना कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाए रुक गए। ताहम कल्टिवेटर्स के खिलाफ वो इंतहाई वहशी थे, जैसे वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हों। सुबह की सूरज की रोशनी 10,000 फुट स्क्वायर पर फैल गई। पहले से कहीं ज्यादा लोग देख रहे थे। आखिरकार अगली लड़ाई वो थी जब असली लड़ाइयां होनी थीं। किस्मत से पहुंचने वाले चंद लोगों के अलावा बाकी तमाम उम्मीदवार मशहूर थे। 48 डीमन जनरल्स टाइमन गेट से गुजरे। एक ताकतवर बैटल इंटेंट ने एक कदीम दरिंदे की शक्ल इख्तियार कर ली, जो दरवाजा खुलते ही उसमें से गुजरा। स्क्वायर के मरकज में गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने सर्द महरी से दाखिल होने वाले हर शख्स को देखा। जब उसने वैंगलिन को देखा तो उसने सर्द स्नॉट किया। उसकी नज़र में एक मामूली कल्टिवेटर ने डीमन जनरल को शदीद जख्मी करने की जुर्रत की थी। उसके जहन में ये उसे सैकड़ों बार कत्ल करने के लिए काफ़ी था।
मेरी डीमन स्पिरिट लैंड में ये सो कॉल्ड कल्टिवेटर्स सिर्फ डाकुओं का एक टोला है। यहाँ इनका मकसद एंशिएंट डीमन इनहेरिटेंस हासिल करने की कोशिश करना है। इसलिए अगर वो मर जाते हैं तो मर जाएं। ताहम अगर वो डीमन जनरल को नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्होंने एक बड़ा जुर्म किया है। वैंगलिन ने सर्द महरी से गोल्डन आर्मर्ड आदमी को देखा। वो सेलेस्टियल स्लैटर आर्ट की कल्टीवेशन करता था, इसलिए वो किलिंग इंटेंट के लिए इंतहाई हसास था। जब डीमन जनरल्स और मददगार सब स्काई डीमन गेट से गुजर गए तो ये गरजदार दहाड़ के साथ आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने वॉर ड्रम की तरफ इशारा किया और सर्द महरी से कहा, डीमन एम्परर के हुक्म पर अमल करते हुए दूसरा राउंड बदल गया है। अब यह लड़ाई नहीं होगी बल्कि इस वॉर ड्रम को बजाने का मुकाबला होगा। इसके ये कहने के बाद मुख्तलिफ डीमन जनरल्स के एक्सप्रेशंस बदल गए और रोशन हो गए। यहाँ तक कि मो लिहाई भी कांप उठा और उसकी आंखें ऐसे चमकीं जैसे पहले कभी नहीं चमकी थीं। वॉर डीमन ड्रम, ये मेरे स्काई डीमन कंट्री का मुकद्दस खजाना है, ड्रैगन लेक के बाद दूसरे नंबर पर। आमतौर पर सिर्फ तभी जब वाइस कमांडर इन चीफ को कमांडर इन चीफ बनाया जाता है तो उन्हें वो ढोल बजाने की इजाजत मिलती है। डीमन जनरल कंपटीशन पहले कभी नहीं बदला, तो आज क्यों बदला? लगता है कि दो नए वाइस कमांडर इन चीफ चुनने का मामला आखिरकार बेबुनियाद नहीं है। कहा जाता है कि हर कमांडर इन चीफ अपना हुदा कबूल करते समय इस ढोल को बजाता है, लेकिन इसे बजाना इंतहाई मुश्किल है। अब तक सिर्फ हेवन कमांडर इन चीफ ने इसे 15 बार बजाने में कामयाबी हासिल की है। बहस पहले से कहीं ज्यादा गूंजने लगी। यहाँ तक कि जब वैंगलिन ने आओ डी को शदीद जख्मी किया था तब की बहस भी इससे कहीं कमजोर थी। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने सर्द स्नॉट किया जो गरज की तरह स्क्वायर में फैल गया, जिससे सब खामोश हो गए। अगरचे वो डीमन एम्परर के हुक्म को नहीं समझा था, फिर भी उसने सर्द महरी से कहा, ये ढोल स्काई डीमन कंट्री के पहले डीमन एम्परर ने छोड़ा है और अफवाह है कि ये एक एंशिएंट डीमन की खाल से बना है। जिनके पास काफी ताकत नहीं होगी वो एक बार बजाने से पहले ही फट जाएंगे। अगर तुम इसे 3 बार बजा सको तो तुम ताकतवर हो। अगर तुम इसे 6 बार बजा सको तो तुम आसमान से नवाजे गए जीनियस हो। तुम में से बहुत कम ऐसे हैं जो इसे 3 बार बजा सकते हैं। इस राउंड के टॉप 10 आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।